बहुत सारे ऑप्शन आज के वक्त बिल्कुल। में लोगों के पास हैं। कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? तो आपके हिसाब से एज़ अ एक्सपर्ट आप किन-किन को बेस्ट मान सकते हैं कि यहाँ पर आप दाँव लगा लें? सो इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली बेस्ट डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। इन्वेस्टमेंट की ब्यूटी ये है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करेक्ट। एक परफेक्ट संतुलन, एक हुँ, बैलेंस होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे। सो इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है लोगों के? सबसे नंबर 1 पे आज भी आता है तो गोल्ड है। हुँ, इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास लगभग 27,000 टन गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट में है। देन रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें लोग सालों से इन्वेस्ट करते आए हैं। फिर लोग एफडी, आरडी इन सब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, हुँ, बट वो शायद इन्फ्लेशन नहीं बीट कर पाती पर वो सेफ्टी देती है लोगों को। हुँ, पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का मिक्स है ये हुँ, काफ़ी चेंज हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, जो मिलेनियल्स, जेनजीज जो है आज के, हुँ, हुँ, वो स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स ऐसे नए नए ऑप्शंस ढूंढने लगे इन्वेस्टमेंट के जो एग्रेसिव रिटर्न्स भी देते हैं बट थोड़े से रिस्की भी है और उसका एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं लोग। हुँ, सो इस तरीके से बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हुँ। इन्वेस्टमेंट में। देखिए, रौनक आपने डाइवर्सिफ़िकेशन की बात की, बैलेंस मेंटेन करके चलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, कई एक्सपर्ट भी होते हैं जो सलाह देते रहते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज के वक़्त में ना चाहे एक छोटा इन्वेस्टर हो या फिर बड़ा इन्वेस्टर हो जिसको नॉलेज भी हो और फिर कोई सोच रहा है कि कोई बिगिनर हो कि मुझे पैसा लगाना है। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं अपने ₹100 कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसका 200 नहीं मुझे 1000% रिटर्न चाहिए। तो ये कशमकश ना लोगों के माइंड में आ जाती है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो 100 रुपए के 1000 रुपए की आपने बात करी है ना, हुँ, ये फिन इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम वाले ना उन लोगों ने ज़्यादा फैलाई है। हुँ, कुछ समय पहले जब उनका पीएनएल रिवील किया गया तो ये पता चला कि वो खुद लॉसेस कर रहे हैं। हुँ, ठीक है? सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है। ठीक है? 100 के 1000 क्या 10,000 भी बनते हैं। हुँ, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। इसीलिए काफ़ी सारे ऑप्शंस म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस हैं कि लोग अगर खुद स्टॉक पिकिंग नहीं कर पाते, हुँ, तो म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं जो बहुत बड़े-बड़े दिग्गज हैं, जो मार्केट का बहुत अच्छे से समझते हैं। वो लोग आपके बिहाफ़ पे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। हुँ, ठीक है? तो सेबी ने कुछ टाइम पहले ये जो 100 के 1000 बनाने वाले जो लोग हैं, जो ऐसे प्रोमिसेस करते थे, बिल्कुल। उनके अगेंस्ट में बहुत अच्छा स्टेप लिया है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत कम हो गई है। हुँ, सो हमको रियलिस्टिक रहना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, ऐसी कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है जो 1 हफ्ते में 100 का 1000 करके दे देगी क्या। हुँ। इट हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंट एफर्ट्स दैट यू नीड टू मेक। हुँ। बिल्कुल, मतलब जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है कि मतलब रातों-रात अमीर बनना तो देखिए इम्पॉसिबल हो जाता है कई टर्म्स कंडीशन में। मैं ना आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई न्यू बिगिनर है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में अगर वो कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या चीज़ सेफ रह सकती है? इक्विटी मार्केट थोड़ा-सा देखिए हाथ जलने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं कि अक्सर हर कोई ये एडवाइस करता है। तो इसके अलावा और क्या-क्या ऑप्शन उसके पास मौजूद हो सकते हैं? सो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है ये संध्या जी। सो अगर कोई नया निवेशक आता है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करनी है, हुँ, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर कोई मिस कर जाता है, वो है कि पहले आपको अपने इमरजेंसी फंड्स सिक्योर करने हैं और साथ में आपके अगर कोई हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड लोन्स, पहले आपको वो ख़त्म करने हैं। हुँ, उसके बाद आप आइए इन्वेस्टमेंट पे। हुँ, फिर इन्वेस्टमेंट में आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर सकते हो, आप ईटीएफ्स बाय कर सकते हो। अब हुँ, ईटीएफ्स भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है जो पॉपुलर नहीं है ज़्यादा। हुँ, आपको निफ्टी 50 के ईटीएफ लेने हैं तो आप वो ईटीएफ ले लेंगे तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 50 स्टॉक जो है निफ्टी 50 में, उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। हुँ, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ एक बहुत अच्छा मीडियम है नए इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हुँ, एक नई कंपनी जो अभी अपनी लिस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर रही है, उसी के साथ इन्वेस्टर भी स्टार्ट कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी और उस कंपनी को ट्रैक कर सकता है कि वो कैसे ग्रो हो रही है, क्या उसका सक्सेस है और किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी कमेंट्री है। तो हुँ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है हुँ, जब वो जर्नी स्टार्ट करेगा तो। हुँ।
अच्छा, एज फैक्टर कितना मैटर करता है? मतलब अगर देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना कि पहले के लोगों का तो एक ही मोटिव होता था कि देखिए सरकारी स्कीम में पैसा लगा दीजिए, वो चलता रहेगा कि जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब वहाँ से भी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के वक्त में जैसे आपने जेन ज़ी की बात की कि कहीं न कहीं इनके अलग प्रोस्पेक्टर होते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए। हम्म। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए एज फैक्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का राइट टाइम आज है, अभी है। हुँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान 24 साल की उम्र में अपनी फिटनेस का ध्यान देना शुरू कर देता है, ठीक है, अच्छा खाता पीता है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, तो वो ये लाइफ लॉन्ग करते रहेगा। हुँ, ठीक है, वो 50 साल, 60 साल, 70 साल जब तक जिएगा तब तक वो करता रहेगा। हुँ, अब यही कोई इंसान अगर 40 की एज में, उसने 24 साल से तो अपना ध्यान नहीं रखा, ठीक है, बट 40 की एज में वो चाहता है कि अब मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, तो ऑफकोर्स वो देगा, वो उसके लिए राइट टाइम है करने के लिए। करेक्ट। सेम इज़ विथ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 40 की एज में हो, आप 35 की एज में हो, आप 30 की एज में हो, हुँ, आप जब भी हो, आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से स्टार्ट करनी चाहिए ये चीज़। हुँ, हाँ, थोड़े डिफरेंसेस आते हैं रिटर्न्स में ऑफकोर्स, क्योंकि कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में। हुँ, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने ज़्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न्स आपको मिलेंगे। हुँ, बट ये कोई एज लिमिट नहीं होती कि आपको कब स्टार्ट करना चाहिए क्या। अगर आप 25 की एज में आप 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करोगे तो आपको शायद रिटायरमेंट तक वो 3-4 करोड़ रुपए बन जाएंगे, और वही आप 40 की एज में स्टार्ट करोगे तो वो 60-70 लाख रुपए बनेंगे। हुँ, बट इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको स्टार्ट करनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। बिल्कुल। अच्छा, एफडी, आरडी की अगर मैं बात करूँ, जो जितनी भी सरकारी स्कीम्स हो गया, बॉन्ड हो गया, इनको आप कितना सेफ़ मानते हैं? सेफ़ तो चलिए मैं मा कहती हूँ कि ये हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कितना इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है? ट्रस्ट तो देखो बिल्कुल किया जा सकता है हुँ, एफडीज और आरडीज पे, ये सालों से चलती आई हुई चीज़ें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है जो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दे रहे हैं। हुँ, ये सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कर सकते हैं हम, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लोग कर भी रहे हैं आज के हुँ, टाइम पे। पर पॉइंट ये है, क्या ये इन्फ्लेशन भी बीट कर पा रहे हैं क्या? लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या एफडी और आरडी हमें इन्फ्लेशन बीट करके देते हैं क्या। बट हाँ, ये एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो में सेफ्टी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी ऑप्शन है। हुँ। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट टू अ लिमिटेड एक्सपोजर। हुँ। लेकिन हाँ, इसी में एक चीज़, एक सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहती थी कि एफडी-आरडीज़ मतलब क्यों पिट रहे हैं? जिस तरीके से इक्विटी का इतना क्रेज़ हो गया है, ईटीएफ्स की आप बात कर रहे हैं, वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे बड़ी चीज़ जो एक मंत्र बन चुका है, एसआईपी। एसआईपी जो क्रेज़ मार्केट में हम देख रहे हैं, लोग इस पर बढ़-चढ़ कर बातचीत भी करते हैं, जानने की इच्छुक रखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, बहुत वगैरह-वगैरह सवाल होते हैं। तो ये ऐसा नहीं लगता कि इनकी वजह से ये पिट चुके हैं अच्छे से? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज हमारे कंट्री में। अवेयरनेस और लोगों को समझाना, इन पॉपुलर ऑप्शंस के बारे में लोगों को बताना, ये बहुत ज़रूरी है। एफडी आरडी के बारे में ऑलरेडी इतने सालों से इतनी अवेयरनेस है, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया में क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना अनफॉर्चुनेटली बहुत आसान है। हुँ, कैसे? हुँ, आपने एक सही टिप दे दी और आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गए। हुँ, उसके बाद में कोई आपको देखता नहीं है, आपके बोलने पे लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली इन्वेस्ट करने चलेंगे, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। इंडिया में एक्चुअल जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, उनको आज भी उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें बढ़ रही है हुँ, धीरे-धीरे, हम भी हुँ, इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हम भी अपॉइंट करते हैं हुँ, ग्राउंड लेवल पे, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो जैसे-जैसे ये चीज़ बढ़ेगी, वैसे-वैसे जो नेक्स्ट जेन ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, हुँ, वो पॉपुलर होते जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि वो अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते हैं अगर आप सही तरीके से उनको करें तो, और साथ ही में वो आपका बैलेंस मेंटेन रखते हैं पोर्टफोलियो में। हुँ। अच्छा, कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये एडवाइज़र्स के लिए? एडवाइज़र्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है आज के टाइम पे कंट्री में, हुँ, क्योंकि एडवाइज़र्स को पावर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स है, सो कई एडवाइज़र्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कर रहा है, हुँ, कोई इंसान सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट है, वो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है,
कोई बैंक्स के बारे में बात कर रहा है बस खाली, कोई सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है। होलिस्टिक व्यू आपके पोर्टफोलियो पे, आपके इन्वेस्टमेंट में देने वाले बहुत कम लोग हैं। सो ये बड़ा चैलेंज है एडवाइजर्स को भी कि उनको ऐसी कंपनी मिले जो उनको सारी सर्विसेज एक साथ में प्रोवाइड करे, ताकि वो आगे अपने क्लाइंट्स को ये सारी चीज़ समझा सके। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज के लोगों को चाहिए कि अगर मेरा एडवाइज़र भी है तो भी मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे शायद एक ऐप चाहिए जिसमें मैं मेरा पोर्टफोलियो ट्रैक करते रह सकूँ, रिपोर्ट्स ट्रैक करते रह सकूँ। वो चीज़ आज भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सॉरी हाँ, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए। जिस तरीके से आपने ये तमाम डिटेल्स बताई फाइनेंशियल एडवाइज़र को लेकर, मेरा सवाल ना एक ये चीज़ है कि मार्केट में देखिए अगर कोई इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, अगर खास तौर पर उसे इक्विटी में आना है, देखिए जिनको नॉलेज है वो तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पता है कि किस तरीके से मुझे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन न्यू बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है। तो आप उनको एडवाइस करेंगे कि अभी आपको थोड़ा बचना चाहिए या फिर थोड़ा सा स्टडी करके ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? स्टडी तो ऑफ कोर्स हर किसी के लिए ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ द मैटर ऑफ योर मनी, हार्ड अर्न मनी जो है हमारा, उसको हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो खुद की स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, साथ ही में आपके ट्रस्टेड लोग जो आपको गाइड करे इस जर्नी में, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको एक्सपीरियंस है, जो आपको सही गाइडेंस देगा, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। सो आज के जो एआई का ज़माना है, इसकी वजह से एक तो क्या हो रहा है ना, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है मार्केट में। आपके पास कोई लिंक आएगा, आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो आप 2 मिनट सोचोगे कि ये सच में सही है कि नहीं, मुझे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की अच्छे लोग जिनको आप जानते हो, जो आपको गाइड कर सके, इन लोगों की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है। सो जब उन्हें इन्वेस्ट करना है नए लोगों को, जेनजीज को, तो खुद स्टडी करनी चाहिए, साथ में एडवाइजर्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो डायरेक्टली अगर आपको एकदम सेफ करना है, आपको और कुछ नहीं करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फॉलो कर लो, आपको अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलेंगे जो आपको सारी चीज़ गाइड करेंगे। या फिर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, जहाँ पर ऑलरेडी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है वो लोग आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में भी इतने वेरिएशंस है कि आपको वो समझने के लिए भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। अच्छा, कई सारे लोग ना ऐसे होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से बातचीत करके कि अरे यहाँ पैसा लगा लो, कुछ वीडियोस देके कि अच्छा वहाँ पे ये चीज़ें बोली गई थी, वहाँ पे मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसे व्यूवर्स को, ऐसे इन्वेस्टर को आप क्या एडवाइस करेंगे? ऐसे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के लिए हमारे रेगुलेटर्स ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो जो इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं संध्या जी, इस चीज़ के ऊपर हमारे रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट्स भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की, कि आपको गलत इन्फ्लुएंस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स है जो, जिनके पास रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जो दिन भर रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए और रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं, आप वो पढ़ के उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन म्यूचुअल फंड के भी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स है जो म्यूचुअल फंड्स को रेट करते हैं, उनके ऊपर बताते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड जो आप सोच रहे हो वो कितना अच्छा है, उसकी रेटिंग क्या है, वो सारी चीज़ देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले। आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट करने के पहले। किस चीज़ के लिए आप गोल करना, आपका जो गोल है इन्वेस्टमेंट का, आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हो, या फिर आप शायद आपको 2 साल बाद कोई कार खरीदनी है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या आपको 10 साल बाद आपके बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपका जब गोल क्लियर होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइड कर सकता है अच्छे से, ना कि कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या टेलीग्राम या ट्विटर वाला कोई बंदा जो बस ये बता रहा है कि 100 रुपये के 1000 रुपये बन जाएंगे आप ऐसा करते तो। तो उनको अलर्ट रहना चाहिए अलर्ट और रहना अपने चाहिए, अलर्ट एडवाइजर रहना से बहुत ही। ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल। आपका पैसा ही है, उनका पैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रौनक, अगला सवाल ना मेरा ये है कि क्रिप्टो का भी हम क्रेज देख रहे हैं। देखिए, हालांकि रिस्क इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं और जो न्यू इन्वेस्टर है उनको क्या सलाह देंगे आप? क्रिप्टो एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है, पिछले कई सालों से बहुत पॉपुलर
हुआ है ये यंगस्टर्स के बीच में और ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड में। मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ एक्चुअली। उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। हम्म। तो एक समय पे तो उसके इतने पैसे बन रहे थे कि उसने लाइफ में ये सोच लिया कि मुझे अब लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। ठीक है। और एक ही महीने में उसके साथ ऐसा हो गया कि मेरा तो घर बार लुट गया पूरा का पूरा। वो ऐसी सिचुएशन में आ गया। तो क्रिप्टो जो है ना, ये इसी तरीके का एक कंप्लीट स्पेक्युलेटिव चीज़ है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज के टाइम पे इंडिया में तो ये अनरेगुलेटेड है। हम्म। सो अगर आपको लॉटरी टिकट खरीदनी है तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। पहले अगर आपके बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर सॉर्टेड है, आपके इमरजेंसी फंड्स और आपके गोल्स के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं वो सब आपने कर लिया, तो अगर आपको बस एक लॉटरी टिकट की तरह इसको देखना है, आप आपके पोर्टफोलियो का 1% 2% अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, जितना आप लॉस बेयर कर सको उतना आप इसमें इन्वेस्ट कर लो क्रिप्टो में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब न्यू बिगिनर को तो आप सलाह नहीं देना चाहेंगे कि देखिए अभी रुक जाओ, संभल जाओ और पहले देख लो अच्छे से, उसके बाद इन्वेस्ट करो। हाँ बिल्कुल, पहले आपको बाकी सब जगह पे दूसरे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल है, हम्म। उसमें से थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना चाहिए, थोड़ा बिल्ड करना चाहिए अपना वेल्थ, हम्म। और उसके बाद में आपको क्रिप्टो जैसे रिस्की ऑप्शंस पे आने चाहिए। हम्म। अच्छा, स्टॉक पिकिंग की अगर मैं बात करूं तो कई सारे इन्वेस्टर्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक को पिक किया जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? स्टॉक पिकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये हर कोई जानता भी है पर हर कोई समझ भी नहीं पाता इस चीज़ को। ऐसा है। हम्म। तो स्टॉक पिकिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप जिस कंपनी को जानते हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हो या यूज़ करते हो, उस तरीके की चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपका फ्यूचर दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आशीर्वाद आटा जो है वो हम सब खाते हैं, हम आईटीसी के होटल्स देखते हैं, हम्म। लोग सिगरेट पीते हैं, उनको ब्रांड पता है वो कौन से ब्रांड्स कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं। सो इस हिसाब से शायद आपको लग रहा है कि ये सब का कंजम्पशन मुझे दिख रहा है, हम्म। इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये चीज़, आईटीसी के होटल में इतने सारे लोग जा रहे हैं, ये हम्म। सब हो रहा है, तो मैं शायद आईटीसी का स्टॉक पिक करूँगा। या फिर अगर लगता है कि ईवी का फ्यूचर, कई लोगों को समझ में आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कौन सी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो सबसे ज़्यादा ईवी पे फोकस कर रही है।